स्वागत है आपका फ्रंट पेज में। मैं हूं नरेश सोनी। नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी में चल रही महाभारत का आखिरी दांव शुरू हो चुका है। मोदी के नाम पर कभी पार्टी ने अपना पुराना सहयोगी खोया तो कभी लाल कृष्ण आडवाणी जैसे पार्टी के भीष्म पितामह को नाराज किया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह सस्पेंस जल्दी खत्म होगा कि चुनावी रथ में मोदी कृष्ण बनेंगे या अर्जुन। 2017 तक गुजरात में बने रहने का बयान देकर मोदी ने अपना आखिरी ब्रह्मास्त्र भी छोड़ दिया है, जिसके बाद पार्टी के लिए खामोशी बनाए रखना मुश्किल दिख रहा है। और इस चर्चा में आज हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं। स्टूडियो में सुनील सिंघी जी हैं, नेता बीजेपी की, स्वागत है आपका। साथ ही सोनल पटेल हैं, महिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस गुजरात की। साथ ही शिरीष काशीकर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन सबसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो स्टेटमेंट सुनते हैं। नरेंद्र मोदी ने जो स्टेटमेंट दिया कि मेरा कोई सपना नहीं है प्रधानमंत्री बनने का और जनता ने मुझे 2017 तक गुजरात की सेवा करने का मौका दिया है। सबसे पहले वो स्टेटमेंट सुनते हैं। कुछ बनने का सपना कभी मत देखो, कुछ करने का सपना देखो। गुजरात की जनता ने मुझे 2017 तक गुजरात की सेवा करने का आदेश दिया है। मैं प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देखता। चलिए, यहाँ पर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कुछ करने का सपना देखना चाहिए, बनने का सपना नहीं देखना चाहिए। आपसे मेरा सवाल है सुनील जी, जब वो ये कहते हैं तो कहीं ना कहीं क्या लगता है, ये एक नई तरह की टैक्टिस है कि भाई जो कंफ्यूजन चल रहा है, नाम का अनाउंसमेंट तो हो नहीं रहा है, तो ये कहकर दबाव बनाने की कोशिश है? नहीं, किसी प्रकार का दबाव नहीं है। जो हकीकत है वो करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि जो सपना देखना चाहिए वो कोई काम करने का देखना चाहिए, बनने का नहीं देखना चाहिए। और उन्होंने ठीक कहा है कि मैंडेट मुझे 2017 तक का गुजरात की सेवा करने का मिला है। तो उसमें उन्होंने कोई नई बात ऐसी कुछ नहीं कही है जिसको लेके इस प्रकार की चर्चा करने की कहीं ना कहीं निराश दिख रहे हैं कि बिल्कुल मेरे नाम को लेकर इतना झगड़ा। आज छत्तीसगढ़ की जनता के सामने वो उद्बोधन करने गए हैं, कहीं निराश नहीं। नरेंद्र मोदी जी में कोई किसी प्रकार की निराशा नहीं है। हाँ, चलिए शिरीष जी, आपसे समझना चाहूंगा स्टेटमेंट का मतलब कैसे निकाला जाना चाहिए, खासतौर पर इसलिए भी कि अब 2 दिन की समन्वय समिति की बैठक भी शुरू हो रही है, जहां पर संघ के साथ बीजेपी की बैठक होगी और वहां से भी शायद अभी एजेंडे में नहीं है कि नाम का अनाउंसमेंट होगा या नहीं, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद इसके बाद कहीं ना कुछ निकल कर आए। जब नरेंद्र मोदी ये कहते हैं ऐसे वक्त में, जब एक तरफ बीजेपी ये प्रोजेक्ट कर रही है कि पूरे देश से ये दबाव है, ये मांग है कि मोदी के नाम का अनाउंसमेंट होना चाहिए उम्मीदवारी के लिए, वहीं नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं बनना। ये एक निराश हैं कि जिस तरह की राजनीति उनके नाम को लेकर चल रही है, या आपको लगता है कि ये एक तरीका है दबाव बनाने का? मैं इस बात को थोड़ा अलग तरीके से देखता हूं। जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा उनके ऊपर पिछले 3-4 महीनों से, खास करके विधानसभा इलेक्शन के बाद, असेंबली इलेक्शंस के बाद दबाव बनाया जा रहा है, हर उनके छोटे बड़े स्टेटमेंट्स को लेकर कांग्रेस के द्वारा तीव्र प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कहीं ना कहीं उसका थोड़ा असर तो हुआ है। पर और खास करके अगर आज हम समन्वय समिति की बात करें तो समन्वय समिति का जहाँ तक सवाल है, मेरा अभ्यास है, उसमें ऐसे कोई पॉलिटिकल एजेंडास जनरली नहीं होते हैं। तो उनमें तो संघ और उनके बाकी जो भी परिवार क्षेत्र के लोग हैं वो अपने अपने विषय को लेकर शायद चर्चा करेंगे। उसमें प्रधानमंत्री के नाम को लेकर उनका नाम रखा जाए ऐसा कोई एजेंडा हो, ये थोड़ा मानना मुश्किल है। पर एक बात है कि वो सीजन्ड पॉलिटिशियन है और उन्हें अपनी बात कैसे मनवानी है और अपनी बात कैसे कहलवानी है वो अच्छी तरीके से आता है। और ये जो अभी उन्होंने कल कहा, ये उसका एक तरीका जरूर हो सकता है। सोनल जी, सवाल मेरा आपसे है, जब नरेंद्र मोदी, जिसको शायद आप अग्री नहीं करें लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त एक बड़ी चुनौती जरूर है, जब वो कहते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बनने में दिलचस्पी नहीं है, कांग्रेस को कैसा लगता है? राहत मिलती है? पहली नहीं, राहत की बात नहीं है। पहली बात तो यह है कि उनको प्रधानमंत्री बनना है या नहीं बनना है, ये तो इनकी पार्टी का विषय है, ये हमें तो डिसाइड करना नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन होता है वो तो पार्टी बेस्ड इलेक्शन है। हमारे यहाँ कोई अमेरिका जैसा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तो है नहीं कि पहले से किसी का नाम लेके इलेक्शन लड़ा जाए। तो हमें तो ये भी कभी समझ में नहीं आता कई बार कि इतनी बहस क्यों होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ में भी आज तो एकदम मेरे ख्याल से ठीक मौका है, क्योंकि लाल किला और लालन कॉलेज में जो डिस्कशन चला था और अभी तो इधर बिलासपुर में तो लाल किले की प्रतिकृति जो है बना के उसमें डिस्कशन चलने वाला है। तो ये सब क्या है? चलिए, बिल्कुल, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज लाल किले से चढ़कर भाषण देंगे, लेकिन वो लाल किला दिल्ली का लाल किला नहीं है, छत्तीसगढ़ का एक अलग तरह का लाल किला है।
इस तरह के उपायों से क्या जाहिर होता है, क्या मैसेज देना चाह रही है पार्टी या नरेंद्र मोदी? क्या जरूरत है कि एक फेक लाल किले पे खड़े होकर भाषण दिया जाए? नहीं, ये चुनावी माहौल है। और चुनावी माहौल में जो थीम वहाँ की पार्टी तय करती है उसको लेकर वहाँ पर जो भी उन्होंने मंच बनाया होगा, जिस प्रकार का थीम लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। और अंतोगत्वा तो हमारा टारगेट तो 2014 है ही, उसमें कोई आपत्ति है नहीं। और वो कैंपेन समिति के चेयरमैन बने हैं तो पूरे देश में वो प्रवास कर रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार की इस प्रकार का अपने अपने प्रांतों में अलग अलग ढंग से ये कार्यक्रम होने वाले हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी बहुत माहिर नेता है, वो कोई चूक आमतौर पर करते नहीं है पब्लिक लाइफ में। पहले वो ये भाषण देते हैं, ये स्टेटमेंट देते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद वो फेक लाल किले पर जब जाकर खड़े होंगे, कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लगता? नहीं, उन्होंने कोई इस प्रकार की बात नहीं कही कि मुझे, उन्होंने ये कहा है कि मैं किसी प्रकार का सपना नहीं देखता हूँ। हाँ। मैं काम करने का सपना देखता हूँ। उसमें प्रधानमंत्री बनना और नहीं बनना कोई बात बनती नहीं है। और ये वहाँ की पार्टी ने एक थीम लिया है और 2014 बहुत अल्प समय में हमारे सामने है। तो अब पूरे देश में ये वायुमंडल बन चुका है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का शासन आने वाला है। उसके तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं और वो पूरे भारत में इस प्रकार से प्रवास कर रहे हैं, बिंदास प्रवास हो रहा है उनका। और मैं नहीं मानता कि इस प्रकार की कोई बात है जिसकी आज इस प्रकार की अपने को चर्चा करने की आवश्यकता। चलिए, लेकिन पार्टी के सामने एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि एक तरफ पहले अरुण जेटली ने कहा, नाम लिए बगैर कहा कि जल्दी अनाउंसमेंट होना चाहिए कि बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। अगर डिले करेंगे तो हिट विकेट पार्टी को झेलना पड़ेगा, अपनी वजह से नुकसान हो जाएगा। दूसरी ओर शिवराज सिंह की ओर मतलब खबरें आई कि शिवराज सिंह मिलकर राजनाथ सिंह से ये कहते हैं कि डिले करना बेहतर है क्योंकि आने वाले जो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उन पर असर न पड़ जाए। आज शिवराज सिंह जी ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि मैंने इस प्रकार की कोई बात नहीं की है जी। और वास्तव में उन्होंने नहीं की है। ये तो चर्चा कहां से कहां कैसे बन के आ जाती है, उस चर्चा के तहत ये चर्चा है। बाकी उस प्रकार की बात उन्होंने कहीं पर नहीं कही है। और जहां सवाल अरुण जेटली साहब का है तो उन्होंने उनकी मन की इच्छा बताई है कि अब समय कम है और जो भी निर्णय करना चाहिए पार्टी को करना चाहिए, वो अच्छी बात है। उसमें तो पार्टी जो भी निर्णय उसमें बहुत जल्दी निर्णय भी होना। लेकिन अंतर्द्वंद है, अभी अंतर्द्वंद केवल मीडिया में है और कहीं पर नहीं है। पार्टी एक एकदजुट होकर खबर ये भी निकल कर आई कि सुषमा जी भी यही चाहती हैं कि जब तक 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव ना हो जाए तब तक अनाउंसमेंट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो बड़े मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार है और ये महंगाई है, इन मुद्दों से ध्यान हटक जाएगा और सिर्फ नरेंद्र मोदी एक मुद्दा रह जाएगा। देखिए, ऐसा है कि नरेश जी, ये जो भी अनाउंसमेंट होना है वो संसदीय दल की बैठक के बाद जो भी निर्णय होगा वो होगा। लेकिन इस प्रकार की चर्चाएं मीडिया में है, पार्टी में किसी नेता के मन में ये बात नहीं है। सबका टारगेट 2014 है और किसकी लोकप्रियता कितनी है। और पूरे भारत में अभी सर्वाधिक लोकप्रिय अगर कोई व्यक्ति है तो नरेंद्र मोदी जी है, वो स्पष्ट बात है। और उस बात को लेकर पार्टी भी आगे चलती रहेगी। और लेकिन ये जो संसदीय प्रणाली के तहत जो भी नाम तय होगा वो नाम सामने आ जाएगा। चलिए, सोनल जी आप कैसे रिएक्ट करेंगे जब सुनील जी ये कहते हैं कि देश में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता जो है नरेंद्र मोदी है? देखिए, इसमें ऐसा है, इसका मतलब ये क्लियर है कि भाजपा जो अपने विचार है, अपना जो एजेंडा है, इसको लेके नहीं चलना चाहती। वो एक व्यक्ति विशेष को ही प्राधान्य देके चलना चाहती है। हालांकि परिवार विशेष को लेकर पार्टी चला रहे। देखिए, ऐसा है कि अगर तो एक्सेप्ट नहीं, मैं आपको इस बात की जवाब देती हूँ। अगर तो ये शिवराज सिंह की बात है या पारीकर जी की भी बात है, ये बातें क्यों आती है? क्योंकि ये बात जो है ये फर्स्ट अमंग इक्वल की बात है। ये इक्वल लोग हैं, उसमें से एक को आगे बढ़ाने की बात है। आप जिसकी बात कर रहे हो, टिप्पणी कर रहे हो, उसको तो हमारी पार्टी ने तो सबने एक्सेप्ट किया हुआ है। आप कोई ऑफिस में भी ऊपर से लादा गया कोई इंसान हो, उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ये तो बहुत बड़ी पार्टी है। तो इसमें पार्टी कांग्रेस क्यों नहीं डिक्लेयर करती अपना नेता? हम लोगों की तो ये सिस्टम है ही नहीं। हम तो हमने हमारे विचार से, हमारा जो प्रोग्राम है, हमारे एजेंडा है, उसके आधार से चुनाव लड़ते हैं। कोई व्यक्ति नहीं, एक ही परिवार है, उसी की बात करते हो और आपको तो कोई अधिकार ही नहीं इस प्रकार की बात करने का। हमारे पास 10 व्यक्ति आपको है। तो मैडम ये बात करने का कोई अधिकार ही नहीं है। आप एक परिवार को लेकर चलते हैं। परिवार क्या, सोनिया जी को जब कहा गया तो इन्होंने पीएमशिप इनकार करके मनमोहन सिंह जी को बनाया था। किसी ने सोच भी नहीं सकता था। तो ऐसी बात नहीं है, हमारे पास एक नहीं 10 लोग हैं और हम व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं चल रहे। हम हमारी पार्टी के विचार बिल्कुल चल रहे हैं। तभी तो आपके यहाँ बिल्कुल लोकप्रियता है, 3-3 बार हैट्रिक करना।
डिस्कशन ही नहीं करना बोलने का पड़ेगा। अधिकार ही नहीं। आप कैसे नहीं? तीन वो आप बार थोड़ी जिस decide व्यक्ति से करेंगे। आप ये थोड़ी जिस decide व्यक्ति को करेंगे। आउट नहीं कर सकते, पिच इससे से क्या है? जिसमें एक बात वो तो व्यक्ति को इस- मैदान नहीं वो तो छुड़ा सिर्फ एक सकते, स्टेट का आपको क्या CM अधिकार है। है? आपको वो तो क्या एक- अधिकार है? वो तो एक स्टेट का आपको सीएम क्या- है। अरे ये स्टेट तो का पूरे CM है। देश का प्रधानमंत्री बनने की बात है। हाँ, तो और नरेंद्र मोदी जैसे तो कई लोग बैठे हैं हर एक स्टेट में। उनके प्रशासन को लेकर, उनके सुशासन को लेकर, उनके विकास को लेकर पूरे देश में एक चर्चा है। आडवाणी और जी ने भी आम कहा व्यक्ति है कि जुड़ गया। आपका जो मॉडल आज है इतनी गुजरात का, लोकप्रियता, मैं तो उससे- पूरे भारत में जैन समाज में काम करता हूँ, पूरे भारत में घूमता हूँ, जिस प्रकार की लोकप्रियता नरेंद्र मोदी जी की है वो किसी अन्य नेता की नहीं है। आप नहीं पूरे है तो नहीं भारत है, में उसको काम स्वीकार करते करना रहिए, पड़ेगा, जैन समाज इसको में काम इजी करते लेना रहिए, चाहिए। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि नरेंद्र मोदी का जो विकास का डेवलपमेंट का मॉडल जो है गुजरात का, इतनी उसकी तारीफ की जा रही है। आडवाणी जी आपके जो वयोवृद्ध नेता है, अरे आप आपकी सीनियर बात नेता, करो ना, आप उसी क्यों ने निपट रहे हो? reject कर आप दिया है। तीन बार से उसी ने निपट reject रहे हो। कर एक दूसरा दिया है। सवाल अरे पूछता आप क्यों निपट रहे हूँ, हैं तीन बार से? एक दूसरा सवाल पूछता हूँ। आपकी ओर से, कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार कौन होगा इसका ऐलान तो कभी नहीं किया जाता, लेकिन इस बात को लेकर इतनी क्लियर सहमति पूरी पार्टी में क्यों दिखाई देती है कि मनमोहन सिंह तीसरी बार नहीं बनेंगे? क्या गलती कर दी ऐसी उन्होंने? कोई क्लियर सहमति किसी के बारे में नहीं है। और मैंने पहले भी कहा, हमारे तो प्रोग्राम से और हमने आपकी प्रोग्राम जो पार्टी जनता के के दिए हैं पिछली उस बार- प्रोग्राम को लेके पिछली हम बार- जाएंगे। पिछले बार मुझे और याद ये है- लोग बातें कर रहे हैं मोदी जी या नहीं, हम तो हमारे बिल्स जो है इंपॉर्टेंट उसको पास करवा रहे हैं। हम आगे किस तरह से बढ़ना है पार्टी को आयोजित लेकिन करके लेकिन बढ़ वो रहे हैं। 4.5 साल तक याद नहीं किया कांग्रेस नहीं ने। क्या, कौन सी चीज याद नहीं आपने की? जो कहा पुराने बिल आगे बढ़ रहे हैं, हाँ वो पिछले नहीं, क्यों पिछले नहीं? 6 मनरेगा महीने तो में इसके हुआ। पहले चुनाव आ इसके गए। पहले हो गए हैं। मनरेगा- RTI इसके मनरेगा पहले का हो क्या गए हाल हैं। हुआ? नहीं, मनरेगा का क्या हाल हुआ? देखिए ऐसा है कि कोई भी प्रोग्राम होता है उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में कुछ लूपहोल्स हो सकते हैं और उसको रेक्टिफाई भी किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं नहीं, कि वो चलिए, प्रोग्राम, चलिए। वो तो कोई भी प्रोग्राम हो वापस से उस गवर्नमेंट का। सवाल पर आते हैं जहां से ये पूरी चर्चा शुरू हुई कि पिछले इलेक्शन में कहीं ना कहीं ये बात पहले से क्लियर थी, पार्टी के अंदर से स्टेटमेंट बार बार भरोसा दिलाया कि मनमोहन सिंह ही पीएम रहेंगे, और जहां तक मुझे याद है सोनिया गांधी जी की ओर से भी स्टेटमेंट आया था। लेकिन इस बार जब पूरा मीडिया, पूरा देश ये मान के चल रहा है कि इस बार मनमोहन सिंह नहीं होंगे कांग्रेस की ओर से या यूपीए की ओर से, तो कोई सफाई कांग्रेस की ओर से नहीं है। यानी कहीं ना कहीं ये राय बन चुकी है कि मनमोहन सिंह तो नहीं ऐसी है। कोई राय आपको क्या पता है कि वो तीसरी बार भी नहीं बनेंगे? चलिए, मतलब चांसेस हैं। क्यों नहीं है? चलिए, बिल्कुल। यहाँ पर बात जैसे कि अभी सुनील जी भी कह रहे थे कि संसदीय बोर्ड में तय होगा, संसदीय बोर्ड का क्या हाल है और वहाँ पे कौन सदस्य हैं और कितनी शक्ति, कितना पावर संसदीय बोर्ड से नरेंद्र मोदी को मिल पा रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेके फिर लौटते हैं। खबर हो राजनीति की, या बात हो राजनेता की, खबर हो देश की, या बात हो आम इंसान की, खबर हो अपराध की, या बात हो अपराधियों की, खबर हो कारोबार की, या बात हो शेयर बाजार की, खबर हो खेल की, या बात हो खिलाड़ियों की, खबर हो बॉलीवुड की, या बात हो कलाकार की, हर खबर हर बात पहुंचेगी आपके पास। बने रहिए जानो दुनिया के साथ। At Cambay, you are the celebrity. That's why we do everything to treat you like one. We work hard at every little detail to make your stay a success and present you with many moments to be happier. Now on my business leisure travels, I want to experience all the Cambay hotels and resorts. Camp Hotels and Resorts, a division of Nisa Leisure Limited. जुनून, कुछ कर दिखाने, कुछ कर दिखाने। हौसला, कुछ पाने का, कुछ पाने का। जश्न हो जीत का, जश्न या मायूसी हो हार की। बात करेंगे खेलों से जुड़े हर पहलू की। खेल की दुनिया से रूबरू होइए जानो स्पोर्ट्स में हर शाम 6:30 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है फ्रंट पेज में। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी के अंदर किस तरह से महाभारत छिड़ी है नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर, प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारों को लेकर। जैसा कि लगातार ये चर्चा होता रहा है कि इसका फैसला संसदीय बोर्ड में ही होगा, जो कि क्लियर है। आपको बताते हैं कि संसदीय बोर्ड से कितना आशीर्वाद नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। संसदीय बोर्ड में इस वक्त कुल 12 सदस्य हैं। पहले राजनाथ सिंह नरेंद्र मोदी के पक्ष में है कि मोदी पीएम पद के उम्मीदवार घोषित हों। दूसरा नाम अरुण जेटली का है, वो भी इसी राय के साथ है कि नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। वेंकैया नायडू, इन्होंने अब पाला बदला है और अब वे मोदी के पक्ष में खड़े हो गए हैं। साथ ही संगठन के महामंत्री रामलाल जाहिर तौर पर संघ की राय के साथ हैं। थावरचंद गहलोत भी खुलकर मोदी के पक्ष में है। नितिन गडकरी को मोदी से कुछ दिक्कतें थी, लेकिन अब वो दूर हो गई हैं। वे अब मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने के पक्ष में हैं। इस बोर्ड के एक सदस्य मोदी खुद हैं। अनंत कुमार, जिनका पलड़ा भारी होगा, उसी तरफ होंगे ऐसा माना जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी इस बोर्ड में हैं, लेकिन अस्वस्थ हैं। इसके अलावा मुरली मनोहर जोशी अभी मोदी के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि वो शायद मान लें, लेकिन अभी का स्टेटस जो है कि अभी वो पक्ष में नहीं है। और दो नेता जिनका मोदी के नाम पर खुला विरोध है, वो हैं लाल कृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज। तो कहीं ना कहीं इस संसदीय दल की जो इस वक्त मैंडेट निकल के आता, कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमति हो जाए। श्रीज जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि जितना इजी यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से दिखाई दे रहा है कि ज़्यादातर लोग नरेंद्र मोदी के पक्ष में हैं, क्या लगता है कि ये जो एक बड़ी मुश्किल है, ये पार कर पाएंगे नरेंद्र मोदी? यहाँ से इनको मैंडेट मिल जाएगा? क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी, अगर आप वैसे देखें तो सिंगल वोट हैं, लेकिन उनका अपना वेटेज बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये बात सही है कि आडवाणी जी अपने आप में एक बहुत बड़े स्टॉलवर्ट है, पॉलिटिकल स्टॉलवर्ट हैं। कई दशकों से वो राष्ट्रीय राजनीति में रहे हैं, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और पार्टी में अपना उनका एक दबदबा रुतबा आज भी है। पर हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि भाजपा और उसके साथी दल जो हैं यानी एनडीए, वो सबसे पहले तो इस पूरे चुनाव में अपना क्या परफॉर्मेंस दिखाते हैं। संसदीय बोर्ड तो बहुत बाद में आता है। अगर भाजपा और उसके साथी अगर प्री पोल अलायंस होता है एनडीए का, तो वो अगर एक साइजेबल मेजोरिटी की ओर बढ़ पाते हैं, मान लीजिए 200, 250, 250 के आसपास अभी अगर ये सब मिलाकर हो जाते हैं और बाकी कुछ दलों को जोड़कर बाद में वो अगर वो सत्ता में आते हैं, तो भी सवाल वही आकर खड़ा रहेगा कि कोएलिशन पॉलिटिक्स में अब सिर्फ एक पार्टी यानी जो बड़ी पार्टी है उसकी पार्टी के संसदीय बोर्ड के निर्णय के आधार पर आप काम नहीं कर पाएंगे। आपको आपके जो साथी हैं उनको भी पूछना ही होगा। और इस बार जिस प्रकार का चित्र बन रहा है उसमें रीजनल पार्टीज जो हैं, लेकिन बीजेपी ने तो साफ कर दिया कि उसके लिए संगठन से ज्यादा या कहें कि जो एक गठबंधन से ज्यादा नरेंद्र मोदी उनके लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं, वो जो भी ठीक है वो ठीक है, पर मैं ये कह रहा हूं कि आप कोई भी नेता को चुने या तय करें, पर आपको अपने साथियों से पूछना पड़ेगा। और उसमें इस बार ये भी हो सकता है कि जो रीजनल पार्टीज हैं उनके अपने अपने एजेंडा है और वो उसमें जुड़ने वाले हैं। अगर भाजपा प्लस आते हैं, सत्ता में आने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा उनको बहुमत मिलता है, तो डेफिनेटली उनको उन्हें सुनना पड़ेगा। और हो सकता है कि उसमें कुछ नई समस्याएं भी खड़ी हो, कुछ लोग शायद मोदी जी के नाम पर तैयार न भी हो। तो इसलिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि यहाँ पर सवाल सिर्फ भाजपा पार्लियामेंट्री बोर्ड का नहीं है। अगर कंफर्टेबली वो जीतते हैं और उनके साथी सब खुश हैं, तो यहाँ तो अभी आपने चित्र दिखाया वो स्पष्ट है कि मोदी जी के नाम पर मोहर लग सकती है। चलिए, लेकिन बात जब सहयोगियों की हो रही है, शिवसेना लगातार नाराज है, वो इस बात के पक्ष में नहीं है कि नरेंद्र मोदी उम्मीदवार बने प्रधानमंत्री पद के। आज भी सामना में लेख लिखकर उद्धव ठाकरे ने इस बात की पर मजाक उड़ाया है और इस बात के लिए कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर की है कि नरेंद्र मोदी पीएम पद के उम्मीदवार बने। किस तरह से बाकी गठबंधन को आप आगे बढ़ा पाएंगे? पहले ही बहुत छोटा हो चुका है, कहीं ना कहीं ये चैलेंज रहेगा। नहीं, ये बात आपकी सच है कि किसी के मन में किसी प्रकार की कोई बात आ सकती है कभी, लेकिन इस प्रकार की बात नहीं रहेगी जब एक मत होकर ये तय हो जाएगा कि पीएम के उम्मीदवार कौन होंगे। और ये तय होने के बाद एकजुट होकर पूरा एनडीए शक्ति के साथ, केवल उनका टारगेट 2014 में एनडीए का शासन करना रहेगा, न कि अन्यथा इधर उधर की ये बातें चलेगी। और ये बात आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगी, मेरा ये लेकिन गठबंधन से नीतीश कुमार अलग हो चुके हैं। शिवसेना
पक्ष में है नहीं कि नरेंद्र मोदी नहीं, शिवसेना बिल्कुल पक्ष में है। आज दिन तक शिवसेना ने, जब आप देखिए ये कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट कई बार आए, लेकिन जब उनसे डायरेक्ट पूछा गया कि क्या आप नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में हैं, उन्होंने कभी मना नहीं किया और उन्होंने कहा ये भारतीय जनता पार्टी का मामला है, वो तय करेगी, सबसे बड़ा दल वो है और वो जिस नेता को तय करेंगे उसको हम मान्य रखेंगे। आपको बताते हैं कि आज सामना में उद्धव ठाकरे ने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि पीएम बनने को लेकर नरेंद्र मोदी ने अपना इरादा स्कूली बच्चों को तो समझा दिया है, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के लोग मोदी को पीएम उम्मीदवार घोषित करने के लिए दबाव बना रहे हैं। उन्हें मोदी कैसे समझाएंगे? छोटे बच्चों को चॉकलेट दे दो तो वो सवाल भूल जाते हैं, लेकिन राजनीतिक खेल में यह संभव नहीं। पूरी तरह से विरोध नहीं, वो उन्होंने जो बात कही है, लेकिन अंतोगत्वा तो उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को कैसे समझाएंगे, तो पार्टी तय करने वाली है। पार्टी, मैं भी आज यही कह रहा हूँ, संसदीय बोर्ड जिनको नेता तय करेगा वो उनका नाम डिक्लेयर होने वाला है, तो पहले नाम तो तय होने दीजिए, उसके बाद जो भी है उसके बाद एकजुट होकर एनडीए लड़ना चाहिए। सुनील जी, और बाल ठाकरे तो ऐसा कह के गए थे कि सुषमा जी उनकी फेवरेट नहीं, उसके बाद वो स्टेटमेंट के बाद बाल ठाकरे जी का ये स्पष्ट स्टेटमेंट, बाल ठाकरे जी नहीं रहे थे तब भी आया, उन्होंने कहा था ये बात, उन्होंने उनके पक्ष में भी ये बात कही थी। किसने? बाल ठाकरे जी ने। उसके बाद बाल ठाकरे जी ने तो सुषमा जी को अपना फेवरेट उम्मीदवार बताया और फिर वो जब नहीं रहे तब ये बात आई है। नहीं रहने पर तो उनके बात का क्या उचित? नहीं, उसके बाद का उचित मैं पार्टी के लोग कह रहे हैं ना, हम नहीं कह रहे हैं कि जाहिर तौर पर बड़ा चैलेंज, एक चुनौती जरूर है पार्टी के सामने। पहले से एनडीए इतना छोटा हो चुका है, 2 सहयोगी रह गए, अगर वो भी नाराज हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं मुश्किल होगा अकेले इस तरह के माहौल में अपने दम पर अकेले आगे बढ़ना। इसका फायदा कांग्रेस को मिलता देख रहे हैं आप? देखिए, हम फिर से कह रहे हैं कि हम तो हमारा जो काम है वो कर रहे हैं और हमारी पार्टी का जो प्रोग्राम है, हमारा जो हमारी आइडियोलॉजी है उसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और पार्टी को हम और स्ट्रेंथन करके आगे आना चाह रहे हैं। बाकी तो इनकी हो सकता है कि उन्होंने ये जो बात कही है सपने नहीं देखने चाहिए, वो उनके साथी पक्षों को भी समझाया हो। लेकिन जब आप स्ट्रेंथनिंग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जेडीयू को साथ में लेके बोलते हैं। नहीं, हम तो जो स्ट्रेंथनिंग की बात कर रहे हैं वो हमारी इंटरनल जो पार्टी है उसकी स्ट्रेंथनिंग की बात कर रहे हैं। आज राहुल जी जो है, सत्ता के लिए किसी के भी नहीं, जो राहुल जी अभी काम कर रहे हैं वो देखिए, हम तो क्वाइटली हमारा काम कर रहे हैं और राहुल जी जो काम कर रहे हैं वो कई बार कहा जा रहा है, लेकिन उनको इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। वो पार्टी को किस तरह से ज्यादा संगठित किया जाए, कैसे ज्यादा स्ट्रीमलाइन किया जाए, और आप देख भी रहे होंगे उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि वो रेस में नहीं है। वो रेस की बात ही नहीं है। अगर वो चाहते हैं तो पूरी पार्टी उनके लिए तैयार है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई रेस की बात ही नहीं है। उनको अपना संगठन और उसी में, और आपने देखा होगा उनको, आप इसमें आप मेरे को एक बात पूरी करने दीजिए। आपने देखा होगा कि जब ये वाइस प्रेसिडेंट बने तो ये चाहे उसका चार्ज ले सकते थे, लेकिन उन्होंने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का चार्ज लिया है। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का चार्ज लेके वो पूरी कैडर को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं और आगे ले जाना चाहते हैं। तो आपको इसके पूरी इनकी प्रायोरिटी क्या है वो आप समझ सकते हैं। तो अब इनको क्या लगता है कि पार्टी को जितना मजबूत बनाना था बन चुके हैं, अब पीएम की रेस में? देखिए, ऐसा है कि पार्टी तो हमेशा, ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, बन चुकी है, नहीं बन चुकी है। तो मतलब अभी राहुल गांधी पार्टी को मजबूत बनाने में लगे रहेंगे या पीएम बनेंगे? नहीं, पीएम के लिए तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो पार्टी का काम कर रहे हैं और पार्टी को जैसे नेता रोज स्टेटमेंट देते हैं हमारे अगले पीएम के उम्मीदवार, तो वो तो देखिए ऐसा है, वर्कर्स है, उनकी तो कोई भी अपनी ख्वाहिश हो सकती है। तो नेता भी तो वर्कर होता है। इंटरेस्ट नहीं है ना, आप तय करने वाले ना हम तय करने वाले, आपके वहाँ तो एक परिवार तय करने वाला है, नहीं, नेता भी आने वाला है। नहीं, तो ऐसी सहमति तो आप बना के तो देखिए, आपके यहाँ ऐसी सहमति आप बना के तो देखिए। ये एक ही परिवार का, एक ही परिवारवाद है। ये सहमति भारतीय जनता पार्टी में, ऐसी सहमति आप पहले किसी के लिए, आपका तो रोज आए दिन एक नेता, आपका शिवराज चौहान कभी कुछ कहता है, आपका पारीकर कहता है कि मैं होता तो कुछ अलग से, कभी पारीकर जी ने नहीं कहा, एकजुट हमेशा पार्टी के निर्णयों के साथ में। लोकतंत्र का एक अच्छा चेहरा, एक अच्छा पक्ष ये भी तो है कि सबको ही बोलते हैं, लोकतंत्र का ही तो हिस्सा है। लोकतंत्र में सबको सुविधा, आपके यहाँ किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। आपके यहाँ अरे आपके यहाँ है, बिल्कुल है, गुजरात में आप खुद नाम गिना रहे हैं अभी, आप अलग अलग नाम हमारे मुख्यमंत्रियों के गिना रहे हैं, फिर आप ये कह रहे हो कि आपके यहाँ है। आपने ही तो कहा कि वो कोई बोल रहे हैं, वो कोई बोल रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि गुजरात ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस में डेमोक्रेसी नहीं है। कांग्रेस में भी हम अपनी बात की बात कर रहा हूँ, और वो ऐसा है कि अगर परिवारवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत में इसकी
एक देखिए ही छाप वो बनी जीत हुई के है पहले देश तो वो में, इलेक्शन जीत और के वही आए होने हैं। वाला है। वो इलेक्शन जीत के आए हैं और दूसरा पार्टी का हर एक सदस्य है, उन्होंने उनको स्वीकारा है। मैं उसी की बात कर रही हूँ कि ऐसी स्वीकृति आप भी लाके दिखाइए, स्वीकृति चाहे मोदी हो या दूसरा कोई नेता हो। उसकी जैसे वाजपेयी जी, अब वो समय जब आ गया है। वाजपेयी जी जब बने थे समय तो आ गया उसमें है। कोई कंट्रोवर्सी आई थी? कंट्रोवर्सी नहीं, आज आप बोल वाजपेयी रही जी है, जब बने- आज आप बोल रही नहीं, है, क्योंकि आज वाजपेयी- आप बोल रही है। उस समय आपसे बात की जाती तो आपने उस कभी समय- तय भी सोचा भी नहीं था कि वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री बन वाजपेयी जाएंगे। जी जब इसी तरह इस बार वाजपेयी जी एनडीए जब की प्राइम सरकार में मिनिस्टर नहीं रह भारतीय के जनता गए पार्टी हैं, का शिरीष जी, उसके बाद की बनेगा। बात जी नहीं शिरीष कर जी, आपने आपसे सोचा मेरा भी नहीं सवाल है, वैसा जिस ऐसा मुद्दे होगा। पर यहाँ पर सुनील जी और सुनील जी चर्चा कर रही है, परिवारवाद, क्या लगता है कि आज वोटर को इस बात का कोई फर्क पड़ता है? एक वोटर आज क्या इस बात को ध्यान में रखता है वोट देते वक्त? क्या उसे इस बात से एतराज है कि चलो इस पार्टी में अगर परिवारवाद है तो वोट ना दें, या उन्हें लगता है कि सिर्फ विकास और ये सारे मुद्दे ही इंपॉर्टेंट है? नहीं, हमारा जो भारतीय वोटर है वो पहले से बहुत ज़्यादा मैच्योर है, पहले भी मैच्योर ही था। और सबसे इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ किस्सों को छोड़कर व्यक्ति को सामने न रखते हुए वो ये भी देखता है कि वो किस पार्टी से वो क्या एक्सपेक्ट करता है। अगर कांग्रेस उससे गरीबी हटाओ की बात कर रही है, जैसे इंदिरा जी ने कहा था, तो जनता ने मान लिया था कि हाँ गरीबी हट जाएगी, तो उन्होंने इंदिरा जी को शासन दे दिया। बाद में राजीव जी आए, राजीव जी ने भी अपने हिसाब से बहुत सारी कोशिशें की, बहुत काम भी किया, पर बाद में जो घटनाएं हुई, राजीव जी का शासन गया, उसके बाद में हम कोएलिशन गवर्नमेंट के एरा में आ गए। अगर आज हम नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी ऐसा कहेगी कि हम नरेंद्र मोदी को एक फेस बनाकर सामने ला रहे हैं, पर अल्टीमेटली वोटर जो है वो ये देखेगा कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है, क्या वो उस विचारधारा पर खरी उतरी है। भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी विचारधारा की बात कर रही है, वो जिस मुद्दों को लाकर अब तक हमसे वोट मांग रही थी, क्या वही मुद्दे लाकर वो वोट मांग रही है, या सिर्फ विकास की बात कर रही है, या सिर्फ मोदी जी को चेहरा बनाकर हमारे सामने प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ये सब चीज़ें जो हैं वोटर देखता है। यानी अल्टीमेटली व्यक्ति तो खैर है ही, नेतृत्व तो चाहिए ही, पर साथ में विचारधारा का भी, और जो पार्टी के कार्यक्रम है, जो भी पार्टी हो, एक्स या वाई पार्टी, उसके कार्यक्रमों को भी लोग बहुत अच्छे तरीके से परखते हैं और फिर वोटिंग करते हैं। चलिए, बिल्कुल एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त आया है। ब्रेक के बाद हम उस फॉर्मूले की बात करेंगे जो संघ की ओर से शायद आ सकता है। एक तीसरा चेहरा भी है, उस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। Spa and Wellness, the Orient Spa Limited, rejuvenating opportunity. The Spa and Wellness Retreat offers a soothing experience to its discerning customers in luxurious settings, truly reflecting the expression wellness, fitness and makeover, its core elements. The NISA Group of Companies, where opportunity is reality. क्या कहते हैं आपके सितारे? कैसा रहेगा आपका दिन? कौन सा रंग है आपके लिए शुभ? कौन सा नंबर रहेगा लकी? क्या करें क्या नहीं, जानने के लिए देखिए जानो किस्मत। देखिए जानो किस्मत हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। फ्रंट पेज में फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बीजेपी के अंदर जिस तरह से महाभारत चल रही है मोदी के नाम को लेकर। आइए चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले ये देखते हैं कि पार्टी के अंदर से और बाहर से किस तरह की आवाजें आ रही हैं मोदी के नाम को लेकर। हम समझते हैं कि मोदी का घोषणा होने से नाम की हो जाए तो अच्छा ही है, बुरा नहीं है, और चारों तरफ जनता चाहती है कि मोदी का नाम का घोषणा हो। निश्चित तौर से नरेंद्र मोदी जी एक लोकप्रिय नेता है, देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है और एक्सेप्टेबल भी हैं, कैपेबल भी हैं। वो देश को तमाम तरह के संकटों से उबारने की क्षमता भी रखते हैं। तो इसलिए जो है वो कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, न किसी तरह का। पार्टी एक स्वर से बोल रही है, एक साथ बोल रही है। नहीं, पूरे देश के लोग
जहां भी जाओ वहीं से एक आवाज देते हैं, मोदी लाओ। और हमने भी इस बात को कह दिया है कि मोदी नहीं तो बीजेपी का समर्थन भी नहीं। चलिए, यहाँ पर बीजेपी नेताओं के साथ रामदेव बाबा ने भी कहा है कि मोदी अगर नहीं है तो समर्थन नहीं। समझना आपसे चाहूंगा सुनील जी, रामदेव बाबा का ये कहना कितना मायने रखता है आपके लिए? एक वो पूरे भारत में एक लोकप्रिय संत है, उन्होंने अपनी भावना को जाहिर किया है और उन्होंने समर्थन बताया है एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको केवल बाबा रामदेव ही नहीं, भारत के आम व्यक्ति की वो चाहत बन चुके हैं। और उन्होंने ठीक बात कही है कि मेरा जाहिर समर्थन इस बात पे होगा, तो उन्होंने सशर्त बात कही है, उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चलिए, हम ब्रेक से पहले आपको बता रहे थे कि ऐसे फार्मूले की जो संघ की ओर से यहाँ पर आने की खबरें हैं, ये फार्मूला है जिसमें 3 नाम दिखाई दे रहे हैं, जिसके मुताबिक ये है कि अगर बहुमत मिलता है तब तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के लिए हम आगे बढ़ाया जाए, ताकि उससे फिर सहयोगियों के नाराज होने का खतरा ना हो। इसके अलावा दूसरा फार्मूला ये कि अगर नहीं बनता है बहुमत का 272 का आंकड़ा अगर नहीं पहुंच पाता है तो बेहतर है कि फिर शिवराज सिंह को या फिर राजनाथ सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाया जाए। क्या कहेंगे इस पर? बहुमत आने वाला है हमारा, भारतीय जनता पार्टी एनडीए का इस बार पूर्ण बहुमत आएगा, इसमें तो कोई शंका कुशंका नहीं। इस इफ और बट की जरूरत क्या है? इस फार्मूले की जरूरत क्या है? फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला मीडिया में चलता है, लोगों में, आम लोगों में चर्चा करने के लिए कुछ न कुछ तो उनकी टीआरपी चलाने के लिए बात होनी चाहिए। ये तय है, पूरे देश में वायुमंडल बन चुका है। आज मोदी की इतनी लोकप्रियता हुई है, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी को लोग चाहते हैं और उनके विकास के साथ साथ एक उन्होंने देश को एक मॉडल के रूप में गुजरात को बताया है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार कोई चुनाव जीतना, और उसके बाद आप ये पूछते हैं कि क्या ऐसा संभव है या ऐसा हो सकता है? जो व्यक्ति इस फील्ड से अपने विकास के माध्यम से, अपने सुशासन के माध्यम से पार्टी को विजय पताका की ओर ले जा रहा है, और वही व्यक्ति आज इस नाम से जाना जा रहा है, तो उसमें आपत्ति कहाँ है? पूरे देश में वायुमंडल बन चुका है, आम व्यक्ति। और इस देश का मैं युवा में काम करता हूं, मैं जैन समाज में युवा का पूरे भारत का अध्यक्ष हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश की 65% आबादी जो यूथ है, यूथ ने मन बना दिया है। और यूथ ने जिस प्रकार का संकल्प किया है, ट्रस्ट से प्रकल्प किया, प्रकल्प से जो संकल्प किया है कि इस बार कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार और जिस प्रकार का कांग्रेस ने देश का माहौल बनाया है, इन्होंने कहा था, आप गरीबी की बात आपने बताई कि कांग्रेस के एक जमाने में गरीबी की बात 100 दिन में ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था हम गरीबी को हटा देंगे। आज कहां से कहां, आज दिवाली से पहले लोगों का दिवाला निकल रहा है, आम आदमी के साथ इतना बड़ा संकट खड़ा हुआ है। आज इस प्रकार की चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है, लोगों को उस दिन का इंतजार है। और आने वाला समय कोई ताकत और कोई किंतु परंतु नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, 100% बहुमत मिलने वाला। चलिए, सुनील जी कह रहे हैं कि 100% बहुमत मिलने वाला है, लेकिन जब 3 नामों पर विचार हो रहा है तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी है या फिर अंतर्द्वंद है जो भारी पड़ रहा है। इनका जो वायुमंडल की बात कर रहे हैं उसमें बादल भी तो छाए हैं। अभी जो ये बॉम्ब हुआ है वणजारा का लेटर बॉम्ब, और ये जो है इनको बहुमत मिला था, इसके बाद भी उनकी अपनी एम्बिशन की वजह से उन्होंने जो गवर्नमेंट मशीनरी का यूज करके अपनी प्रतिभा को और बढ़ाने के लिए जो काम किए थे अभी सब खुल के आ रहे हैं। तो देश का जो युवा है वो भी बहुत सोच रखता है, ऐसी बात नहीं है कि आप जो कहेंगे चर्चा करते हैं, गुजरात में रह के 3-3 बार घर पे बैठे हो, उसके बाद भी आप ये बात कर रहे हैं, केवल इस बात को टालने के लिए कि इसका जवाब इस प्रकार से देने से ये बात रह जाएगी। आपके और मेरे चर्चा करने से नहीं, युवा ने और आम पब्लिक ने वोट देके गुजरात में बताया है। और आपने जो बॉम्ब शब्द यूज किया है, आपको मालूम है वो बॉम्ब कहां से आया और किस तौर में, लेकिन यहाँ पर एक दिन चर्चा होती है, इस देश में एक नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक दिन चर्चा होती है, दूसरे दिन वो चर्चा हमेशा के लिए बासी अखबार की तरह हो जाती है, और उसकी कोई आज चर्चा नहीं है। न ये बॉम्ब है, न ये बॉम्ब जिसने भी तैयार किया है वो उसके स्वयं के लिए फूटने वाला, और उसी को ये नुकसान होने वाला है। से चर्चा खत्म हो जाती है, आपकी विशफुल थिंकिंग से थोड़ी चर्चा आपने बॉम्ब शब्द यूज किया है, तो आप क्या समझते हैं? आपकी भावना इसमें स्पष्ट हो रही है कि आप इस प्रकार के बॉम्ब जो निष्क्रिय बॉम्ब है, जिसका कोई औचित्य नहीं है, जो व्यक्ति सलाखों के पीछे है, जिस व्यक्ति का इस पूरी प्रकरण में
इस बात से कोई लेना देना नहीं, उसको आप बॉम्ब के रूप में कैसे यूज लेना करके देना लोगों को नहीं? भड़काने का उन्होंने कहा काम है जो कांग्रेस कर रही कि है, गवर्नमेंट कांग्रेस की ने सारे हथकंडे किए, सीबीआई का दुरुपयोग करके जो हथकंडे करने चाहिए थे वो सारे किए। 3 चुनाव में आपने उसका रिजल्ट देख लिया है, और वो दिन दूर नहीं, 2014 में लाल किले पर भारतीय जनता पार्टी का पीएम बनेगा बनेगा और बनेगा। चलिए श्री जी, आपसे मेरा सवाल है, जब इस तरह का फॉर्मूला आता है कि 3 नामों पर विचार हो, पहले ये हो रहा था कि एक ही नाम है नरेंद्र मोदी, उसके अलावा कोई दूसरा नाम ही नहीं था, और जो 3 नाम जब सामने आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये अंदर की कलह की वजह से ऐसा आपको लग रहा है, या बाकी सहयोगियों के रूठने की वजह से इस तरह के फॉर्मूले पे काम हो रहा है? नहीं, मैंने जैसे पहले बताया ना कि हम कोएलिशन पॉलिटिक्स के ज़माने में हैं। कोई भी कुछ भी फॉर्मूला देता है, वो फॉर्मूला कितने हद तक सक्सेसफुल होगा वो तो जब बहुमत मिलेगा और आप सत्ता में आने की सोचेंगे तब होगा। आज आप कितने भी फॉर्मूले बना ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जहाँ तक मुझे पता है, संघ द्वारा ऐसा कोई आधिकारिक तौर पर फॉर्मूला तो जारी नहीं किया गया। और अगर शिवराज सिंह की बात करें, और नामों की कोई इस प्रकार की चर्चा नहीं, अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो मान लीजिए अभी सेमीफाइनल्स हैं, मध्य प्रदेश का इलेक्शन है ही, अगर वो तीसरी बार चुन के आ जाते हैं तो वो भी स्वाभाविक है कि नरेंद्र भाई की तरह वो भी कहेंगे कि मैं अब आने वाले 5 साल तक यहीं पर ठीक हूँ। बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि वो अपना स्टेट छोड़कर नहीं या वो ये कहेंगे कि मैं भी अब 3 बार जीत चुका हूँ तो मैं भी क्वालिफाई हो गया हूँ पीएम के लिए। नहीं, उन्होंने कई बार कहा कि मैं पीएम का उम्मीदवार नहीं हूँ। आपने उनका स्टेटमेंट सुना हो तो कोई इस प्रकार की रेस में नहीं है। मोदी जी ने ये तो केवल मीडिया में वो तो आडवाणी जी ने ही उनको सर्टिफिकेट दिया है कि उनका मॉडल गुजरात के मॉडल से अच्छा है। अगर उनकी चुनावी सभा में जाएंगे, आपके सीनियर लीडर ने ऐसा क्यों कहा? पॉलिटिक्स की चुनावी सभा में जाएंगे, कोई कार्यकर्ता सम्मेलन में जाएंगे तो उन्होंने उनकी भावना को व्यक्त किया। तारीफ करते हैं, लेकिन कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं थी। तारीफ में कुछ ज्यादा कह दिया तो उस बात को पकड़ के आप उसमें आज आपको उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आपको अब इस बात को लेकर अडवाणी जी अच्छा लग रहा है। अरे मोदी जी से कितनी भी नफरत कर दो, आप जितनी नफरत कर रहे हो उतने वो लोकप्रिय हो रहे हैं। आप नफरत करना बंद कर दो तो थोड़ी उनकी लोकप्रियता घट सकती है। मोदी जी के खिलाफ जितने आप स्टेटमेंट करते हो, जितना उनके खिलाफ बोलते हो, इसमें नफरत करने की क्या बात है? उतना हम जो सच बात है कहते हैं, इसमें नफरत की और नहीं नफरत तो आपको तो खुश होना चाहिए कि गुजरात का एक व्यक्ति पहली बार मौका मिल रहा है। जो अन्याय पहले सरदार पटेल के साथ हुआ, गुजरात के साथ, पहले भी बन चुके हैं, पहले मोरारजी देसाई बन चुके हैं, वो इस समय जो मौका मिल रहा है, तो उस बात को अपन सबको स्वीकार करके खुशियां मनानी चाहिए। न आपके कहने से, न मेरे कहने से, न लोगों के कहने से, लेकिन जो देश में माहौल बना है उस माहौल को स्वीकार करना चाहिए कि आने वाला समय इस चुनौती के सामने जो अच्छा, ये कोई मोदी जी के कारण लोकप्रियता की बात नहीं है या भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के कुशासन और कांग्रेस ने जो वादे किए थे, आज आप बोलिए कि ये इस प्रकार का बिल लाया, आज 4.5 साल के बाद इस प्रकार का बिल लाना, तेलंगाना का ही अभी घोषणा करना, फूड सिक्योरिटी की बिल कब से चल रहा है? कब से चल रहा है? तो क्यों नहीं किया? आपने 100 दिन आपने 100 दिन में महंगाई घटाने की 100 दिन की बात की थी, कहां गए वो सारे वादे? लेकिन अध्यादेश से आपने लागू कराया था इससे पहले, उसके लिए इतनी लंबी तैयारी क्या जरूरत थी? कोई तैयारी नहीं है, केवल इनको जमीन खिसकती दिख रही है। कांग्रेस ये मान चुकी है कि हमारे पास अभी कोई हथियार शस्त्र नहीं है। जिस प्रकार नरेगा में जिस प्रकार की इनके भ्रष्टाचार के मामले बाहर आए, उसी प्रकार का वातावरण ऐसा करके केवल देश को कंफ्यूज करना, देश को कंफ्यूज करके और कैसे भी कैसे पॉलिटिक्स करना। मनरेगा जो स्कीम है वो क्या स्टेट गवर्नमेंट नहीं चलाती है? उसमें स्टेट गवर्नमेंट का रोल नहीं है? स्टेट गवर्नमेंट का है, लेकिन आपने उसमें हमारा भ्रष्टाचार क्या गया? आपने जिस प्रकार की गवर्नमेंट लाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और नहीं, मेरा एक ही प्रश्न है कि 4.5 साल बाद आपको फूड सिक्योरिटी बिल याद आया तो आपको स्वीकार करना चाहिए कि चूंकि हमको ये पॉलिटिकल एक हथकंडा अपनाना था और वो अपने अपनाया, और वो लोग समझते हैं भारत की गरीब जनता के साथ मजाक करने का जो व्यवस्था करने का जो मन बनाया कांग्रेस का, वो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। योजनाओं की बात हो रही है, आपसे सवाल मेरा ये है कि आखिर के कुछ महीनों में या पिछले कुछ हफ्तों की अगर बात करें, ताबड़तोड़ कई बिल आ गए, फूड सिक्योरिटी हो, लैंड एक्विजिशन हो, पेंशन बिल हो, इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? इसका फायदा कांग्रेस, या आपको लगता है कि अगर मोदी के नाम का अनाउंसमेंट होता है तो सारी योजनाओं पर भारी हो जाएगा? नहीं, मुझे लग रहा है हम लोग हर चीज को 2014 के को ध्यान में रखकर देख रहे हैं।
हम फाइनल्स की हमेशा चर्चा कर रहे हैं, सेमीफाइनल की कोई बात नहीं कर रहे हैं। हमें 5 राज्यों की भी जो चुनाव आ रहे हैं उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए, और उसमें जो 4 राज्य हैं वो अपने आप में पॉलिटिकली बहुत सिग्निफिकेंट हैं। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है और दिल्ली है। दिल्ली तो गढ़ है पूरे देश का, और उसमें से 2 राज्यों में भाजपा सत्ता में है, 2 राज्यों में कांग्रेस सत्ता पर है। दोनों जगह पर यही हालात हैं, दोनों आमने सामने हैं, दोनों एक दूसरे का गढ़ छीनना चाहते हैं। ऐसे हालात में अगर यूपीए सरकार इस प्रकार की लोकप्रिय योजनाएं लाती है, उसका अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करवा पाती है, तो आने वाले दिनों में पहले ये सेमीफाइनल्स हैं उसको जीतने में काफ़ी आसानी हो सकती है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है, पासा पलट जाता है, दिल्ली और राजस्थान जो अभी कांग्रेस के पास है, मान लीजिए अगर वो भाजपा ले जाते हैं और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को बनाए रखते हैं, और दोनों नहीं, 2 में से एक स्टेट भी अगर बीजेपी ले जाता है, राजस्थान या दिल्ली में से, तो भी कांग्रेस के लिए स्थितियां जो हैं बहुत खराब हो सकती है। मैं तो ये समझना चाहता हूँ कि इस सेमीफाइनल में अगर जो रिजल्ट है बीजेपी के पक्ष में गया, 2 या इससे ज्यादा अगर मिलता है, या कांग्रेस के पक्ष में गया, तो इससे नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी की हाँ या ना को किस तरह से जोड़ते हैं आप? बिल्कुल, मैं इसको कहीं नहीं जोड़ रहा हूँ। नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी से इन राज्यों के इलेक्शन का कुछ लेना देना डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि वो चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं। अगर बीजेपी के पक्ष में जाएगा तो क्या कहीं ना कहीं जो मोदी सपोर्टिंग लॉबी वो इन्हीं कहेगी कि क्योंकि चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाने के बाद ये मोदी का करिश्मा चला, और कहीं ना कहीं देश ये मान के चल रहा था कि बीजेपी की ओर से मोदी ही होंगे उम्मीदवार, इसी उम्मीद में, इसी भरोसे पर लोगों ने मैंडेट किया है। नहीं, देखिए, जहाँ तक विधानसभा चुनाव का सवाल है, लोग स्थानीय मुद्दों को पहले ज़्यादा अहमियत देते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों की बात जो है बाद में आती है। ठीक है, नरेंद्र मोदी को विकास पुरुष के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए, उनके गुजरात के विकास मॉडल को प्रोजेक्ट किया जाए, उनको अपने राज्य में बुलाकर, जैसे आज छत्तीसगढ़ में हो रहा है, विकास रैली का समापन है, वहाँ पर नरेंद्र मोदी आज भाषण कर रहे हैं, तो उनकी जो मास अपील जो है, उनकी जो एक लार्जर देन लाइफ इमेज है, उसको भुनाना एक अलग बात है किसी पार्टी के लिए। मुद्दों से पर स्थानीय मुद्दों से बीजेपी के पास पिछले 9 साल में स्थानीय मुद्दे ही तो हैं। हाँ, तो उसी पर तो उसे वोट चाहिए। बिल्कुल ठीक, पर मैं राज्यों की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दोनों के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने आप में इतने सक्षम हैं कि उनको उसके लिए नरेंद्र मोदी को वहां बुलाने की जरूरत नहीं। अपने राज्यों में चुनाव जीतने के लिए वो अपने आप पर भी जीत सकते हैं। हाँ, उनको वहां मोदी को बुलाना इसलिए जरूरी है कि उससे अगर उनका वोट शेयर बढ़ता है, उनका इस मॉडल लाने से वोट शेयर बढ़ता है, और उससे अगर कांग्रेस को कुछ ज्यादा जितना नुकसान पहुंच सकता है उतना पहुंचेगा। चलिए, बिल्कुल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद कुछ और अहम पहलू हैं इस पूरी चर्चा के, उस पर हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हंसी के बादल छाएंगे, मेरी प्यारी हम साथ मिलकर ठहाके लगाएंगे। अरे हिंदुस्तान में और कुछ चले ना चले, बाबा जरूर चले। नमस्कार, मैं सजनीकांत, वाइफ ऑफ रजनीकांत। छोटा बच्चा जौन की ना कोई आग दिखाना रे। खूब गुदगुदाएंगे और टेंशन भगाएंगे, क्योंकि हंसना जरूरी है। देखिए, हंसना जरूरी है, रोज दोपहर 1:30 बजे, सिर्फ जानो दुनिया पर। The NISA Group of Companies. Every challenge has presented a new opportunity, and every achievement a memorable milestone. New benchmarks are set, the bar is raised even higher, and the competition has to try harder to keep pace. The NISA Group is now poised to grow even bigger, stronger, and sharper, with a sole focus on turning every opportunity that comes its way into a wonderful reality. The NISA Group of Companies, where opportunity is reality. देखिए वंदना हर रोज सुबह 7 बजे, सिर्फ जानो दुनिया पर। ब्रेक
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी में जिस तरह से घमासान मचा है, मोदी के नाम की घोषणा हो या ना हो, उसको लेकर जिस तरह से अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। शिरीष जी, सवाल मेरा आपसे ये है, इतना जो वक्त ले रही है बीजेपी, क्या कहीं ना कहीं इस बात का डर भी है कि मोदी की जो पॉपुलैरिटी है गुजरात में है और हिंदी भाषी राज्यों में भी है, कहीं इस बात का डर है कि शायद साउथ देश के दक्षिण हिस्से में इतना ना हो, क्योंकि मोदी जी इंग्लिश में भाषण नहीं देते और वहां पर इंग्लिश चलती है, ये एक डर है या फिर ये खतरा लगता है आपको? नहीं, सिर्फ मोदी की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की अगर ओवरऑल बात करें तो दक्षिण में उसके जो साथी मित्र हैं, उसके अलावा भाजपा की एक कर्नाटक को छोड़कर कहीं पर प्रेजेंस ही नहीं है। तो जहाँ तक वहाँ पर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने की बात है साउथ में, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अब इतना तो वक्त नहीं रहा है, 2014 को ध्यान में रखें तो, कि वो अपना कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए और फिर अपने बलबूते पर कुछ सीटें वहाँ पर लाएं। वहाँ पर तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो उनके साथी दोस्त हैं, उनको जो पुराने अटल जी के वक्त में एनडीए में जो थे, उनको बनाए रखना है, उनके साथ दोस्ती बनाए रखनी है, उनको वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और उनकी सीटें कितनी ज़्यादा बढ़ें और सीट शेयरिंग में ज़्यादा से कम क्लैश हो, ये उनको वहाँ देखना होगा। और बाकी का जो काम है वो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक मोदी कर भी सकते हैं। सुनील जी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी की जो विजय रथ की जो बात कर रहे हैं आप, वहाँ पर एक साउथ में जाके अटक जाता है रथ, सिर्फ इसलिए कि इंग्लिश में वो भाषण नहीं देते हैं? नहीं, इंग्लिश में तो अब इस देश के जो कई ऐसे मिनिस्टर है आज या फाइनेंस मिनिस्टर है, वो हिंदी में भाषण नहीं देते। इसका मतलब ये तो नहीं है वो दोबारा जीत के आते हैं, दोबारा फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, देश का होम मिनिस्टर हिंदी बोलना नहीं जानते हैं। तो ये भाषा बोलना और नहीं बोलना ये तो कोई बात बनती नहीं है। और जहाँ तक दक्षिण भारत की बात है, तो हम कर्नाटक में वापस ऐसी स्थिति बन सकती है कि हम कर्नाटक में फिर से आने वाले हैं। और जहाँ तमिलनाडु की बात है, तो तमिलनाडु में ऐसा समीकरण हमारा जयललिता जी के साथ में, स्वयं अभी सीएम ने ओथ ली थी, उस समय मुख्यमंत्री जी की ओथ में भी वो आई थी, उनकी बहुत अच्छी घनिष्ठ मित्रता है। तो और रहा सवाल अभी साउथ का तीसरा स्टेट है वो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की बड़ी हालत खराब है। कांग्रेस के चालू मंत्रियों ने इस्तीफे दिए, वहाँ के लोकसभा सदस्यों ने इस्तीफे दिए, और वहाँ पर जिस प्रकार के तीसरी पार्टी और निकल के आ रही है, तो वहाँ पर कांग्रेस को नुकसान होता दिखता जा रहा है। तमिलनाडु में कांग्रेस नहीं है, कर्नाटक में समीकरण फिर से बदल सकते हैं। तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं लगती है। और उत्तर भारत में जैसा आपने बताया, बिहार, उत्तर प्रदेश, सब जगह इस प्रकार का माहौल बना हुआ है। और यहाँ देश के आम व्यक्ति ने, वोटर ने कांग्रेस मुक्त भारत बनाना वो एक तय कर दिया है। केवल उस बात का मौका मिलना चाहिए, वो मौका 2014 में आपके और हमारे सामने आने वाला है। लोग त्रस्त है, लोग दुखी है, वास्तव में इस प्रकार की हालत खराब हो गई है देश में, आम व्यापारी से लगाकर गरीब की जैसी परिस्थिति बनी है। आज कांग्रेस के पास किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं है, और ऐसी परिस्थिति में लोगों ने अभी शांत रहना तय किया। महंगाई पर कोई जवाब नहीं कांग्रेस के। महंगाई 100 दिन का था ना, 100 दिन कहाँ गई? 100 दिन के बाद आपने 4.5 साल हो गए, 4.5 साल के बाद आप ऐसा फूड सिक्योरिटी बिल लाकर लोगों को मूर्ख बनाकर और इस प्रकार की, और कहां से पॉसिबल है? फूड सिक्योरिटी पे बात हो गई, कितना हो जाएगा? फूड सिक्योरिटी पे बात हो गई, महंगाई की बात, महंगाई आप देखिए ना, महंगाई का प्रॉब्लम जरूर है और हर एक को छू रहा है। लेकिन आपको पता है कि महंगाई के जो रीजंस है वो हमेशा अलग अलग लेवल्स पे हैं। वो कुछ तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, कुछ स्टेट लेवल में गवर्नमेंट का भी है। यहाँ स्टेट लेवल का क्या लेना कैसे देना नहीं है? अब आप कोई बात समझ ही नहीं रहे हैं, तो कैसे नहीं, आप कैसे नहीं कंट्रोल कर सकते? नहीं, जो बात है वो स्वीकार करना चाहिए। जो महंगाई आ रही है उसमें स्टेट क्या करेगी? उसमें मैं वही कह रही हूँ कि कुछ रोल तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट का भी है, और कुछ जो बाहर के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो उसकी वजह से भी महंगाई है। तो ये तीनों चीज़ों को मिलके, और ये ज़रूर बात है कि महंगाई से लोग परेशान हैं, और इसके लिए हमारे इसीलिए इंतजार कर रहे हैं लोग। नहीं, इंतजार की बात नहीं है, इसको रेक्टिफाई करने की भी बात हुई है। अब आप विशफुल थिंकिंग कुछ भी करते रहिए, लेकिन आपको आपके नेता ने ही बताया है कि आप सपना नहीं देखिए ज्यादा। भारत के लोगों ने एक साथ दोबारा वापस चुन के दिया एक ही प्रधानमंत्री को,
और उसके बाद आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर सके, और अब आप कह रहे हैं रेक्टिफाई करने की भी बात चल रही है, चल रही है, चलते रहेंगे और चलते चलते स्टेट गवर्नमेंट में वो वाली एक मैं परिस्थिति हो सिंपल गई। बात कहती हूँ, यहाँ अनियन के भाव इतने ज्यादा हो गए, नासिक से गुजरात इतना पास है तो नासिक से गुजरात का भी भाव सेम है और दिल्ली में भी जो भाव उसी समय चल रहा था, तो आप यहाँ इतनी छोटी सी एक बात है उसको भी तो नहीं कर सके। आपने क्या किया, यहाँ मिल्क के भाव देखिए, यहाँ दूसरे जो प्रोडक्ट्स है जैसे गैस है उसके भाव देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी की जो बात है, क्यों नहीं, कैसे नहीं, आप केवल हर बात को स्टेट के साथ हर बात को मैं नहीं कह रही, जो प्रोडक्ट लोगों ने स्वीकार की होती तो आप तीसरी बार भी आप क्यों नहीं आए? जिस प्रोडक्ट को आपने महंगाई आप ठीक सुन नहीं लीजिए की, एक बात, आपने आप ऐसे महंगाई बात ठीक कर रहे नहीं हैं, की। नहीं मैडम, आप कह रही है कि हमने महंगाई का कुछ नहीं किया, नहीं महंगाई कुछ नहीं किया, आपकी सेंट्रल में एक बात और भी है, एक बात और भी है, नरेंद्र मोदी तो लास्ट टाइम में कम्युनल बात लेके आ जाते हैं, उनको अहमद पटेल का नाम वही तो है, अहमद पटेल का नाम अब सर क्रिक कहाँ गए, जैसे आपका इलेक्शन कॉम्युनल कहकर आप केवल भड़काने का और चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये बताने का प्रयत्न मत करिए। आपका और हमारा सारा मामला ओपन है। आप जिस प्रकार की बात, कौन सा कॉम्युनल इस बार मामला था, आप कह रहे हो पिछले 10 साल से कर्फ्यू तक नहीं लगा, नहीं आप बताइए, कर्फ्यू तक नहीं लगा, पूरे गुजरात में लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया है और कॉम्युनल बात कर रहे हैं, जो आपके कहने से कॉम्युनल हो जाएगा? नहीं आप मुझे बताइए ना, कॉम्युनल कौन सा झगड़ा हुआ, कौन सा बंद नहीं, आप इस प्रकार की बात करती है जिससे मेरे नहीं बोलने का नहीं, आप गलत क्यों बोलते हो? आप अच्छी बात स्वीकार करो ना, हाँ महंगाई हम नहीं हटा सके, जो भी हमको दोष मिलेगा हम वो स्वीकार करेंगे, उसमें क्या हुआ? नहीं आप इलेक्शन के समय नहीं चलिए आप आपकी बात बोल लीजिए, फिर हाँ बोलिए, आप बोलिए, मुझे पर आपत्ति नहीं, लेकिन अच्छा बोलिए और सच्चा बोलिए। नहीं आप खत्म करिए तब मेरे को बताइए, मैंने बोल लिया, बोलिए। हाँ ऐसा है कि जब भी बात आती है इलेक्शन के समय में, नरेंद्र मोदी लास्ट टाइम में सर क्रिक का मामला खत्म हो गया, उस समय बहुत उछाला, अहमद पटेल सीएम बनेंगे, अब छोटे बच्चे को भी पता है जिसमें अकल है कि वो कभी सीएम के मेंबर वो दावेदारी नहीं हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और आपने अमित शाह को भी इसीलिए यूपी में भेजा है ताकि आपने सोचा कि जो जैसे गुजरात में हम पोलराइजेशन कर सके ऐसा सेम वहाँ पे पैटर्न चला है, और ये सारी बातें गुजरात में आपने करी, लेकिन धीरे धीरे वही हम कह रहे हैं कि जो अधिकारी है उसने जो मामला खोला है और भी लोग आएंगे और इससे आपका क्लियर हो रहा है। आप ही तय करवाते हो इसलिए आपको मालूम है और भी मामला आएगा। ये कोई मामला है ही नहीं मैडम, ये कोई मामला है ही नहीं। फिर आपको अधिकारियों को तुल देते हैं वो गलत है। नहीं आप गलत बात ही क्यों करती हो? आप अच्छी बात करिए ना, आपकी सारी अच्छी बातें मैं स्वीकार करता हूँ। आपको स्वीकार करना पड़ेगा महंगाई नहीं हटा सके, उसके लिए आपको भुगतना पड़ेगा। जैसा गुजरात इस बात को स्वीकार कीजिए ना कि महंगाई नहीं हटा सके, इस बात को स्वीकार करना बहुत अच्छा लगेगा। चलिए शिरीष जी, देश तो ये चाहती है कि जो जिसने जो गलती की है वो उसको भुगतना पड़ेगा। महंगाई का प्रश्न है और उसमें कई फैक्टर्स है और उसको हम दूर करने की कोशिश शिरीष कर जी, रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे है, मुद्दे कई सारे हैं लेकिन इन सारे मुद्दों में अगर जाहिर तौर पे बीजेपी की ओर से मोदी के नाम का अनाउंसमेंट होता है तो शायद सारे मुद्दे दबते हुए दिखाई देंगे। मोदी की एक लहर जिसकी बात बीजेपी कर रही है, शायद उसका फायदा उसे मिले। आपको क्या लगता है इस वक्त जो कुछ नई कंट्रोवर्सीज अचानक से आने शुरू हुई, फिर चाहे बंजारा की चिट्ठी हो, तुलसी प्रजापति हो, ये सारे इश्यूज से कहीं कोई नुकसान होता हुआ दिख रहा है? जाहिर है कांग्रेस इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाह रही है और ऐसे कुछ मुद्दे जिसको लेकर जनता को पता नहीं था, कुछ बातों को लेकर उसको ज़्यादा से ज़्यादा उछालने की कोशिश की जा रही है। कल बंद का ऐलान भी किया गया, वो कितना सफल हुआ है नहीं हुआ है वो एक अलग चर्चा का मुद्दा है। सफल क्या होना, बंद हुआ ही नहीं। किंतु वो मुद्दों को ज़रूर लोगों तक ले जाना चाहती हैं और 2014 के इलेक्शन के पहले लोगों के दिमाग में ये बात बिठाने की बिल्कुल कोशिश की जाएगी और की जा रही है कि भाई ये सब गलत हुआ है। पर अब देखना यह है कि वो इस बात में कितना सफल हो पाती है। अगर वो सफल हो पाती है तो उसका रिफ्लेक्शन हमें 2014 के इलेक्शन में ज़रूर दिखाई देगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, इस चर्चा को यहीं समेटना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और लगातार जो हम चर्चा के माध्यम से ये निकालने की कोशिश कर रहे थे कि एक तो एक उम्मीद ये है कि शायद अगला हफ्ता जो होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये जो लंबा घमासान चल रहा है कि नाम का अनाउंसमेंट हो या ना हो बीजेपी की ओर से, शायद उसका अगला राउंड अगले हफ्ते देखने को मिलेगा। देखने की दिलचस्प बात यह होगी कि मोदी की भूमिका कृष्ण की होगी या अर्जुन की। नमस्कार।
बदलना जिंदगी है और हर पल बदलती है खबरें। कभी किसी खबर से देश बदलता है तो कभी देश की राजनीति, कभी बदलता है समाज तो कभी बदलते हैं रिश्ते। इन बदलती खबरों के साथ बदलेगा खबरों का अंदाज। खबरों की भीड़ नहीं, सिर्फ एक खबर जो करेगी आप पर गहरा असर। आज का मुद्दा सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। खबर हो राजनीति की या बात हो राजनेता की, खबर हो देश की या बात हो आम इंसान की, खबर हो अपराध की या बात हो अपराधियों की, खबर हो कारोबार की या बात हो शेयर बाजार की, खबर हो खेल की या बात हो खिलाड़ियों की, खबर हो बॉलीवुड की, या बात हो कलाकार की। हर खबर हर बात पहुंचेगी आपके पास। बने रहिए जानो दुनिया के साथ। हंसी के बादल छाएंगे, मेरी प्यारी हम साथ मिलकर ठहाके लगाएंगे। अरे हिंदुस्तान में और कुछ चले ना चले, बाबा जरूर चले। नमस्कार, मैं सजनीकांत वाइफ ऑफ रजनीकांत। छोटा बच्चा जौन की ना कोई आंख दिखाना रे। खूब गुदगुदाएंगे और टेंशन भगाएंगे क्योंकि हंसना जरूरी है। देखिए हंसना जरूरी है, रोज दोपहर 1:30 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। आपकी खबरें, आपके मुद्दे, और आपके अनसुलझे सवाल। अब इन्हें मिलेगी बुलंद आवाज। नहीं होने देंगे आपके हक को नजरअंदाज, क्योंकि फ्रंट पेज मांगेगा सबसे हिसाब। देखिए फ्रंट पेज हर रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आपका दिन, कौन सा रंग है आपके लिए शुभ, कौन सा नंबर रहेगा लकी, क्या करें क्या नहीं, जानने के लिए देखिए जानो किस्मत। देखिए जानो किस्मत हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। जुनून, कुछ कर दिखाने, कुछ कर दिखाने। हौसला, कुछ पाने का, कुछ पाने का। जश्न हो जीत का, जश्न या मायूसी हो हार की। बात करेंगे खेलों से जुड़े हर पहलू की। खेल की दुनिया से रूबरू होइए जानो स्पोर्ट्स में हर शाम 6:30 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। जब खबर करवट लेती है तब पैनी नजर रखते हैं। जब खबर लोगों से जुड़ती है तब उसके हर पहलू को निष्पक्ष होकर बताते हैं हम। दुनिया से देश और राजधानी से गांव तक, खबर की हर दस्तक पहुंचाएंगे आप तक। हम हैं जानो दुनिया। देखिए वंदना हर रोज सुबह 6:30 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर।